हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स बाय देव सर। आज हम क्लास 11th के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर काइनेमेटिक्स को देखने वाले हैं। स्पेशली काइनेमेटिक्स में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को समझने वाले हैं। और ये चैप्टर बेसिकली पार्ट है जो है मैकेनिक्स का। और आप सभी जानते हैं कि मैकेनिक्स जो है वो फाउंडेशन है सारे कंपटीशन एग्जामिनेशंस का, चाहे वो IIT JEE की हम बात कर लें, नीट की बात कर लें, या 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए समझते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो हम कवर करने वाले हैं कि मैकेनिक्स क्या होता है और ब्रांचेज ऑफ मैकेनिक्स कितनी तरह के हैं, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स, एंड डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन, एंड वाई रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप डायग्राम देख रहे होंगे कि मैकेनिक्स जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है मैकेनिक्स को। और उसमें है एक पहला स्टैटिक्स, दूसरा काइनेमेटिक्स और तीसरा है डायनेमिक्स। स्टैटिक्स जैसा आप नाम से ही समझ रहे हैं कि स्टैटिक्स मीन्स नो मोशंस, यानी कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट्स को रेस्ट में है या इक्विलिब्रियम में है और फिर हम उस ऑब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं तो हम ऐसे जो है इसको हम स्टैटिक्स का पार्ट बोलते हैं। और अगर हम किसी मोशन को स्टडी कर रहे हैं विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, यानी कि मोशन किसके कारण से हुआ है इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स कि ज्यादातर मोशन फोर्स के कारण से हो रहा है, तो फोर्स को बिना कंसीडर किए हुए अगर मोशन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, चाहे उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, स्पीड निकाल रहे हैं, वेलोसिटी निकाल रहे हैं, या फिर हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, तो हम ऐसे इसे हम काइनेमेटिक्स का पार्ट्स बोलते हैं। अगेन अगर हम डायनेमिक्स देखें जो थर्ड पार्ट है, तो डायनेमिक्स डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय कंसीडरिंग द फोर्सेस कॉजिंग द मोशन। इसका मतलब कि अगर मोशन के साथ साथ हम फोर्स को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किसके कारण से ये मोशन हुआ है, ठीक है ना, वो फोर्स कितना है, ठीक है ना। तो इस तरह के ऑब्जर्वेशन को हम डायनेमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो ओवरऑल यू कैन सी हियर मैकेनिक्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: स्टैटिक्स, kinematics and dynamics. Next part is the rest and motion. Okay, so my dear student, next part is rest and motion. First of all, let's see what is the rest. आप सभी जानते हैं कि when an object is said to be rest if it does not change its position with respect to time. अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। यू कैन सी हियर वन बॉय इज सिटिंग ऑन द chair. Another is motion. When object is said to be in motion if it changes its position with respect to surroundings. अगर ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रहा है तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। बट वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन सी हियर, रेस्ट एंड मोशन आर अ रिलेटिव टर्म्स. It is possible that one object is in motion with reference to someone and same object will be in motion with respect to some other person. सो इट टोटली अ रिलेटिव टर्म्स, आगे हम इसके बारे में देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोशन को समझने से पहले आप यूनिवर्स को समझना चाहिए, जैसा कि नीचे दिया हुआ है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ मैकेनिक्स? सो इफ यू वांट टू डिफाइन द मैकेनिक्स, सो डेफिनेशन इज मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with the condition of rest or motion of a material, objects and effect of the forces on them. Okay, so मैकेनिक्स जो है फिजिक्स का ही पार्ट है जो कि रेस्ट और मोशन, किसी मटेरियल के रेस्ट और मोशन को ऑब्जर्व करता है और उनके फोर्सेस या उनके इफेक्ट जो फोर्सेस के कारण से जनरेट होते हैं उसके बारे में ऑब्जर्वेशन करता है। मैकेनिक्स के 3 ब्रांच हमने पढ़ लिया है, यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है। अब हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि अगर एक बुक जो है किसी टेबल पे रखा हुआ है तो हम कहेंगे कि ये स्टैटिस्टिकली रेस्ट पे है। कोई कार मोशन कर रहा है तो हम कहेंगे काइनेमेटिक्स, अगर हम उसके मोशन को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम फोर्स के साथ मोशन को स्टडी कर रहे हैं जैसे कि रॉकेट, तो हम कहेंगे कि वो डायनेमिक्स का पार्ट है। ओके, सो यू कैन सी हियर द मैकेनिक्स इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल द ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स. इट हेल्प अस अंडरस्टैंड द फिजिकल वर्ल्ड इन लॉजिकल वे. दिस चैप्टर बिल्ड द बेसिस ऑफ हायर टॉपिक्स, लॉज ऑफ मोशन. ओके, नेक्स्ट टर्म इज रेस्ट एंड मोशन. जैसा कि मैंने बताया कि रेस्ट और मोशन क्या है, रिलेटिव टर्म्स है. सो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. फॉर एग्जांपल, यू कैन सी हियर अ बॉय इज सिटिंग ऑन अ बेंच at rest with respect to bench because neither bench nor the boy is moving. Here a car is moving
it means the car is changing its position with respect to time, or we can say with respect to the trees. So we can say that that car is in a motion. Okay, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है कि सपोज टू पर्सन्स आर सिटिंग इन अ ट्रेन, सो पैसेंजर्स आर रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर. ये दोनों एक दूसरे के अगर रेफरेंस से देखा जाए तो रेस्ट पे हैं. बट समवन हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड, he can observe that train is moving and with the train these two boys are also moving, यानी कि passenger are in motion with respect to the person outside. So totally ये rest and motion जो है वो relative terms है. Rest and motion depends on the observer. There is no absolute rest or absolute motion in a nature. Actual में कोई चीज absolute rest में होता ही नहीं है. Okay, because if you consider the reference point as an earth is also moving. Okay, only relative rest and relative motion can be realized. Okay, so motion is relative, not an absolute. Okay, you can see here rest and motion are a relative. So the state of rest or motion of an object depend on the observer. There is no absolute or no absolute motion in nature. You can see here. Okay, so what rest for one observer may motion for another observer and vice versa. नाउ अब हम देखेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कब बोल सकते हैं. जनरली ये स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर नहीं कर सकते हैं. ये डिपेंड करेगा टोटली जो है कि मूवमेंट कितना हुआ है, उस ऑब्जेक्ट का साइज कितना है. अगर मूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है. You can see here in the definition, a point object is an ideal object whose size is small that it can be neglected as compared to the distance involved in the motion. आप जो distance निकालने जा रहे हैं उसके कंपैरिजन में अगर वो ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है उसका साइज, तो हम उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल अर्थ कैन बी नेग्लेक्टेड एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर स्टडिंग इन अ मोशन अराउंड द सन. ओके, अगर हम सन के अराउंड में मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम अर्थ को यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है अर्थ और सन के बीच में कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ और साइज ऑफ द अर्थ. अ स्टूडेंट कैन बी रिगार्डेड एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर ए जर्नी ऑफ सेवरल 100 किलोमीटर्स. यू कैन सी हियर सपोज 300 किलोमीटर्स इसको जर्नी करना है, तो हम कह सकते हैं कि जो आप स्टूडेंट्स है या जो यहाँ पे मैन है उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं. सो टोटली डिपेंड करेगा कि आपका जो मोशन है ऑब्जेक्ट का उसका डिस्टेंस कितना है, आप मूवमेंट कितना करा रहे हैं कंपेयर टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. अगर वो ज़्यादा है तो हम इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं. शो मोशन इन 1D 2D एंड 3D मोशंस. आप जानते हैं कि 3 तरह के मोशंस हमें स्टडी करने होंगे, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन एंड 3 डायमेंशनल मोशन. ओके, सो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन is also the part of 1 dimensional motion. So first of all, let's see, the motion of an object is said to be 1 dimensional if only one of the 3 coordinates x, y, z changes with time, while the other 2 remain constant and the object moves along a straight line. What it means, जनरली हम 3 कोऑर्डिनेट्स में किसी भी पॉइंट को लोकेट करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे. अगर इन 3 कोऑर्डिनेट में से कोई एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे कि 1D मोशन है. यानी कि अगर उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ हमें एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रही है. सपोज ये मोशन हो रहा है, यहाँ पे ओरिजिन O है और सिर्फ पॉजिटिव x डायरेक्शन में मोशन हो रहा है. एक समय पे पोजीशन A पर x1 था, B पर x2 है. तो अगर मुझे A से B तक जाने का क्या डिस्टेंस कवर किया है ये निकालना हो मुझे, तो मैं x2 - x1 कर लूंगा. सो हमने क्या किया, 1 डायमेंशनल मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ x कोऑर्डिनेट यहाँ पे यूज हो रहा है. तो हम कह सकते हैं कि इस तरह का मोशन क्या है, 1 डायमेंशनल मोशन है. सिमिलरली इन 2 डायमेंशनल मोशन वी रिक्वायर्ड द 2 कोऑर्डिनेट टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. आप यहाँ पे देखें A जो है x एक्सिस पे भी कुछ है, y एक्सिस पे कुछ है, x1 y1 जो है इसका पोजीशन है, B का पोजीशन x2 y2 है. यानी कि x में भी कुछ चेंज हुआ है और y में भी चेंज हुआ है. इट मीन्स ऑब्जेक्ट चेंजिंग इट्स पोजीशन इन 2 डायमेंशन. हम कह सकते हैं कि 2D मोशन है और 2D मोशन इज ऑल्सो नोन एज ए प्लेन मोशन. ठीक है, 1D मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन बोलते हैं, 2D मोशन को प्लेन मोशन बोलते हैं, क्योंकि कोई भी प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें
दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है, और यहाँ पे हम दो कोऑर्डिनेट की ही बात कर रहे हैं टू डायमेंशनल मोशन में। सिमिलरली इन थ्री डायमेंशनल मोशन को हम जो है स्पेस मोशन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन लोकेट करने के लिए हमें कम से कम तीन कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, और चेंजेस कुछ भी होता है तो वो तीनों डायमेंशनल में चेंजेस होंगे। यानी कि ऑब्जेक्ट पोजीशन निकालने के लिए, इस मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए हमें थ्री कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग द थ्री डायमेंशनल मोशन। So in one dimensional motion, only one coordinate changes with time. In two dimensional motion, two coordinates changes with time. In three dimensional motion, all three coordinates changes with time. Okay. So when in 1D motion, the path is a straight line along an axis. Okay. Most important thing, why we are considering the point object to an object? To make the complex problem simple, we are ignoring the size of the object. That's why we are considering a point object. Okay. So my dear students, इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट हम किसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, कितने तरह का मोशन होता है, हम किसको 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन बोलेंगे, ये सब हमने देख लिया है। लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। हियर definition is given in motion of an object said to be one dimensional if it has only one coordinate, if two coordinates two dimensional, if three coordinate three dimensional motion. Example is given, a car is moving in a straight road, we can call it one dimensional motion. A ball is moving in a playground, so obvious सी बात है कि बॉल जो है किसी प्लेन पे मूव करेगी, सरफेस पे मूव करेगी, तो हम कहेंगे कि ये 2D मोशन है, टू कोऑर्डिनेट से जरूरत पड़ेगी इसको। A bird is flying in the sky is an example of 3D motion because we require three coordinates to describe the position. Okay. So next is motion in 1D, 2D, 3D. Example is also here given. समरी टेबल दिया हुआ है कि अगर हम 1D मोशन ऑब्जर्व करते हैं तो पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। एग्जाम्पल दिया हुआ है। 2D मोशन करते हैं तो प्लेन मोशन जो होगा पाथ, ठीक है ना, इसका एग्जाम्पल। 3D मोशन इन स्पेस होगा, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट चाहिए, बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई। ओके, सो मोर डायमेंशंस मतलब मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन, वी नीड एज मेनी कोऑर्डिनेट एज द नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ मोशन। डायमेंशन हेल्प अस डिस्क्राइब द मोशन प्रिसाइजली। ओके, सो 1D मोशन इज स्ट्रेट लाइन, 2D मोशन प्लेन, 3D मोशन इन स्पेस। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, what is the distance and what is displacement? Let's see. Both distance and displacement describe how far an object has moved, but they are not the same. Distance और displacement दोनों ही ये बताते हैं कि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी मूव किया हुआ है, या डिस्टेंस बताने का, दूरी बताने का काम करते हैं, बट लेकिन दोनों सेम नहीं है। हाउ? बिकॉज इन द डेफिनेशन ऑफ a distance, you can see here, distance is the length of एक्चुअल पाथ ट्रेवल। एक्चुअल में कितना पाथ ट्रेवल किया कोई भी ऑब्जेक्ट ए से बी जाने में, दैट इज द डिस्टेंस। एंड व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट, और वी कैन से द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इन फिक्स्ड डायरेक्शन। यू कैन सी हियर, डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। एक्चुअल पाथ की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, बट डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, शॉर्टेस्ट पाथ की बात हो रही है, फिक्स डायरेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, सो ऑलवेज इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ओके, इट्स अ शॉर्टेस्ट पाथ, एज डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ, सो यू कैन से दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज 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 बी ग्रेटर और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट से छोटा डिस्टेंस नहीं हो सकता है, या तो डिस्टेंस बड़ा होगा या तो बराबर हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ तो डिस्प्लेसमेंट है, राइट। सो टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट दो तरह का होता है, कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, यानी कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स टू द राइट प्लस एक्स डायरेक्शन। समटाइम्स ये हमारे ऑब्जर्वेशन के ऊपर है। अगर हम कोऑर्डिनेट लेते हैं और कोऑर्डिनेट में जीरो से आगे पॉजिटिव की तरफ, एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहे हैं, उसको हमने पॉजिटिव डायरेक्शन मान रखा है, तो हम कहेंगे कि वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। अगर ऑब्जेक्ट हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है तो कहेंगे
नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है या इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो हम कहेंगे कि जीरो डिस्प्लेसमेंट है। सो डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी जीरो, बट डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव or it may be zero. Okay, you can see here in the example, suppose there are complete one round track, a person is running on a track. So अगर ये complete round तोड़ता है तो यहाँ पर distance obvious सी बात है कि इसकी perimeter हो जाएगी अगर सर्कुलर पाथ है तो, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा अगर वो इनिशियल फाइनल पोजीशन से है, बट डिस्टेंस जीरो नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस जितना उसने कवर किया एक्चुअल पाथ वो डिस्टेंस है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस है। तो स्टार्टिंग और फाइनल पोजीशन अगर सेम है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। यू कैन सी योर एग्जांपल फ्रॉम ए टू बी, यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है क्योंकि डायरेक्ट मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। एंड नाउ इन थर्ड एग्जांपल ए बी सी, यहाँ पे देख सकते हैं एक्चुअल पाथ ए से बी, बी से सी, सो डिस्टेंस हमारा ए बी प्लस बी सी हो जाएगा। बट डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डायरेक्ट ए सी, यहां पे डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तो तीनों केस हम यहां एग्जांपल में देख सकते हैं कि डिस्टेंस कब बड़ा होगा, कब बराबर होगा, और डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगा। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, डिस्टेंस टेल्स हाउ फार एंड डिस्प्लेसमेंट टेल्स हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन एक इंपॉर्टेंट रोल है, दैट्स व्हाई द डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। Now, let's come to know the speed. What is the speed? ठीक है ना, speed is nothing but rate of change of position of an object with time in any direction. It is a scalar quantity. You can say directly the rate of change of position of an object with respect to time in any direction. कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं, किसी भी डायरेक्शन में अगर हम डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देते हैं, जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है पॉइंट या ऑब्जेक्ट ने और कितना टाइम लिया उसे डिवाइड कर देंगे तो मेरा स्पीड निकल जाएगा। सो ऑब्वियस सी बात है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो डिस्टेंस की यूनिट मीटर है, टाइम की यूनिट सेकंड, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। एंड व्हाट अबाउट सीजीएस यूनिट, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड में अगर निकालेंगे तो डिस्टेंस का यूनिट सेंटीमीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, तो सेंटीमीटर सेकंड हो जाएगा सीजीएस में। डायमेंशनल फार्मूला यू कैन सी हियर, ऊपर डिस्टेंस है तो लेंथ है एल और नीचे टाइम है तो टी इनवर्स हो गया, यानी m0 l t पर -1। ओके, सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला। सो स्पीड हैज ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ डिस्टेंस अपॉन टाइम हो रहा है, डिस्टेंस ऑलरेडी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है तो स्पीड में भी मैग्नीट्यूड होगा। आपने देखा कि डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, बट स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, नेवर बी नेगेटिव। स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता। आपने स्पीडोमीटर देखा होगा। ओके, स्पीडोमीटर ऑफ ए व्हीकल मेजर इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये क्या होता है? सो टाइप्स ऑफ स्पीड देखते हैं। सबसे पहले स्पीड जो है यहाँ पे चार तरह का आप देख सकते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड कब बोलेंगे, जब इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कवर कर रहा हो तो उसको हम बोलेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड में मोशन कर रहा है। यानी कि अगर पहले 1 घंटे में 5 किलोमीटर गया तो अगले भी 1 घंटे में 5 किलोमीटर जा रहा है ऑब्जेक्ट, फिर अगले नेक्स्ट 1 घंटे में भी 5 किलोमीटर जा रहा है। इसका मतलब यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट। बट वहीं अगर डिस्टेंस चेंज हो रहा है इक्वल इंटरवल, 1 घंटे में आप 5 किलोमीटर गए, अगले 1 घंटे में 10 किलोमीटर गए, अगले 1 घंटे में 3 किलोमीटर गए, तो यहाँ पे डिस्टेंस चेंज हो रहा है, हम कहेंगे कि वेरिएबल स्पीड के साथ ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेरिएबल स्पीड। सो व्हाट इज द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड का मतलब होता है कि पूरी दूरी कितनी कवर हुई है और कितना समय लगा, अगर टोटल डिस्टेंस को ऐड कर लिया जाए और टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तो एवरेज स्पीड निकल के आ जाती है। And what about instantaneous speed?
किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या स्पीड है किसी ऑब्जेक्ट की, उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस, तुरंत की स्पीड कितनी है। तो जितनी भी स्पीडोमीटर गाड़ियों में लगे होते हैं वो सब इंस्टेंटेनियस स्पीड बताते हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या स्पीड है उसकी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर एवरेज स्पीड डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी है, तो अगर डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो कर दिया जाए, यानी कि टाइम बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए निकाला जाए, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो तुरंत की स्पीड होगी। तो वो क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव हो जाएगा। इसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। इस पर हम अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं आगे। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं कि अगर कोई कार है जो 120 किलोमीटर चल रहा है 2 घंटे में, तो आपको एवरेज स्पीड बताना है। तो एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 120 किलोमीटर गया 2 आवर्स में, तो इसका मतलब इसका एवरेज स्पीड कितना हो गया, 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी और उनके टाइप्स ऑफ वेलोसिटी क्या है। स्पीड और वेलोसिटी में जो डिफरेंस है वो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस को देखना पड़ेगा। यहाँ पे जहां पे स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम था, डिस्टेंस अपॉन टाइम था, वहां पे वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। तो आप समझ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। अगर डिस्प्लेसमेंट में हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, तो वेलोसिटी में भी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। एसआई यूनिट ऑब्वियस सी बात है कि डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का यूनिट सेम मीटर होता है, नीचे टाइम है तो सेम रह जाएंगे, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड, सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकेंड, डायमेंशनल फार्मूला m0l1t/-1 सेम, ठीक है। यहाँ पे भी अगर हम ध्यान दें कि टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम। अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्टेंस की जगह क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ओनली चेंज इन द डेफिनेशन इज एट द प्लेस ऑफ डिस्टेंस यू शुड टेक द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम इंटरवल में अगर कोई ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। अगर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है तो उसको वेरिएबल वेलोसिटी बोलेंगे। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन कर देंगे तो एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगी। और एवरेज वेलोसिटी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी है, अगर डेल्टा टी टेंड टू जीरो हो गया तो डी एक्स अपॉन डी टी हो गया। यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए अगर आप निकाल रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इन वन डायरेक्शन। ओके, अगर पोजीशन टाइम का ग्राफ ड्रॉ करें तो इस तरह से जाएगा। ओके, सो वेलोसिटी, चूंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, इस वजह से वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी जीरो और नेगेटिव। जैसे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता था, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है। सिमिलरली यू कैन से वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। Once again I am reminding my dear student, speed tells how fast, but velocity tells how fast in a particular direction. Okay, velocity is a vector quantity, it depends on displacement, change in direction change the velocity. Okay, let's see the next slide. What is the uniform and non uniform motion? इसको अभी हमने देखा है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कि अगर इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर होता है तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। अनइक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हो रहा है तो हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें स्पीड कांस्टेंट होगी यूनिफॉर्म में, नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी, वो चेंज होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि स्पीड टाइम ग्राफ क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन जाता है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, स्पीड चेंज नहीं हो रही है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में ग्राफ चेंज होता है। ओके, आप एग्जांपल देख सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन, मान लो कि कोई ट्रेन है, ट्रैक पे एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है। वहीं अगर आप किसी ट्रैफिक में कार ड्राइव कर रहे हो तो हम कहेंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि कभी आप ब्रेक लेंगे, कभी तेजी से चलेंगे, कभी आराम से चलेंगे, ये सारी चीजें होंगी तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन कांस्टेंट स्पीड, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम। नॉन यूनिफॉर्म मोशन चेंजिंग स्पीड, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम। ओके, you can see here examples
कि सपोज ए मैन वॉक्स 30 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट and then 40 meter towards north. Find the distance covered. So obviously, what is the definition of distance? Distance is nothing but actual path covered by a body. So actual path 30 meter east, 40 meter north, total 70 meter. That is the distance. But in case of displacement, suppose a man walks 30 meter towards east, 40 meter towards north, find the displacement. Displacement is nothing but shortest path. इसका मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस कितना होगा. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से √30² + 40² यानी 2500 मीन्स 50 मीटर. जो डिस्टेंस 70 मीटर आ रहा है सेम पाथ के लिए, वही डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर आ रहा है. तो ये डिफरेंस होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करेगा. ये किसी एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन में इसको चलना है. नाउ एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. ओके, डिस्टेंस पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव. डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. एवरेज स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, एवरेज वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. You can see a short answer type questions. Define the distance and displacement. What is the difference between distance and displacement? What is uniform, non-uniform motion? Difference between speed and velocity. Formula for the average speed and average velocity. Units. What is instantaneous velocity? So all definitions are given here. You can check and observe this. And last two important numericals. You have already seen distance 30 meter plus 40 meter 70 meter, displacement is 50 meter. And average speed, average velocity, a car travels 120 km in 2 hours. So average speed is total distance upon total time, 120 upon 2, 60 km per hour. Here straight line motion, so that's why distance and displacement will be equal. So average speed or average velocity same होंगे. So distance is a scalar, actual path, displacement is a vector, shortest distance, average speed is a scalar, average velocity is a vector quantity. So my dear student, there is one question for you. What is the SI unit of velocity? And option is given here. Please comment in after seeing this video. So thank you very much for watching this video. Next हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह के कंटेंट्स को देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.